नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं, जो कि 18 नवंबर 2018 यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि इसके पहले और भी कुछ वीडियो हैं जो हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड किए गए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फटाफट आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है वह संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों, अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर केवल आप सभी को आंसर बता दिया जाएगा और इस तरह से जो है वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और कम समय में आपके 30 प्रश्न हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे को सीखने के लिए उसे अक्षरों का ज्ञान करना चाहिए, जब अक्षरों के मेल से शब्दों को सिखाना चाहिए, फिर उसके बाद से वाक्य को। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फटाफट बिल्कुल फास्ट तरीके से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो अगर यहाँ बात करें केवल की, केवल ऑप्शन निगेटिव है, इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे। और बात करें इस प्रश्न के आंसर की, तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है जहाँ पर सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र होते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें बिना किसी भेदभाव के जो है शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो यहाँ पर गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को जो प्रभावित करता है वह गणना दोष, जिसको हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। पठन संबंधी होता है डिसलेक्सिया, और डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी। ये लोग आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। तो यहाँ पर कोई अलगाव नहीं, क्षमता का निर्माण का अभाव, भागीदारी का न होना, ये सभी निगेटिव हैं, जबकि संवेदनशीलता यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या फिर संवेदी। तो जो संवेग का तत्व नहीं है वह है संवेदी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिया गया है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होता है उसमें सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन होता है। तो अंत में मूल्यांकन ए और डी में दिया गया है। इसमें जो सही होगा हमारा ऑप्शन विकल्प डी सही हो जाएगा। मूल्यांकन सबसे अंत में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इस प्रश्न की बात करें, स्वेच्छाचारी यह जो है अच्छे शिक्षण की व्यवस्था जो विशेषता है नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है नकारात्मक। जनतांत्रिक सकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये तीनों जो है सकारात्मक है और प्रश्न हमारा नकारात्मक है, इसलिए ऑप्शन ए वहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मैस्लो, या फिर हर्जबर्ग या स्किनर। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वह विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वह जो है सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखी अभिक्रम, या फिर तैयारी और अर्जन। तो अगर यहाँ पर बात करें कौशल की, तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए जो है यह उपयोगी है
कि कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, या फिर निगमन से आगमन की ओर। तो यहाँ पर शिक्षण सूत्र की अगर बात करें तो कुल शिक्षण सूत्र जो है 8 होते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो ये हमारा जो है एक शिक्षण सूत्र है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से जो निश्चित की ओर दिया गया है, यह भी एक हमारा शिक्षण सूत्र है। और दृश्य से अदृश्य की ओर अगर यहाँ पर बात करें, जिसको हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहते हैं, तो ये जो है हमारा शिक्षण सूत्र है। जबकि निगमन से आगमन की ओर यह जो है विधि है, निगमन विधि, यह जो है हमारा शिक्षण सूत्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न में नहीं पूछा गया है। और इसमें जो शिक्षण सूत्र होते हैं, विशेष से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये 8 हमारे शिक्षण सूत्र है। बाकी 3 आपके विकल्प में दिए गए हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, या फिर प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं योजना, यानी योजना बनाना। इसका जो चक्र चलता है उसके बाद से हम शिक्षण कराते हैं। शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि होती है, और प्रतिपुष्टि के बाद जो है पुनः योजना बनाते हैं। पुनः योजना के बाद पुनः शिक्षण, यही 3 क्रम हमारा रिपीट होता है। प्रस्तावना इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, या फिर अन्वेषण। तो जो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है वह है अन्वेषण। यह जो है इसमें शामिल है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा डी के साथ। और इसमें अगर बात करें शिक्षण के, तो शिक्षण जो है इसके जो है 3 प्रकार होते हैं, और शिक्षण स्तर के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा होता है स्मृति स्तर, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्मृति स्तर होता है, अवबोध स्तर, अवबोध स्तर यहाँ पर दिया गया है, और एक और होता है चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ये तीनों जो है शिक्षण के स्तर होते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो यहाँ पर विकल्प आपको ABCD कूट बना कर दिया गया है, इसमें से आंसर लगाना है। अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें ए और बी जो तीनों सही है विकल्प हमारा, जो कि ऑप्शन डी में है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, या फिर प्रत्यक्षण संवेदना। तो यहाँ पर जो है छात्र पढ़ रहा है, कोई इसका नाम लेकर बुला रहा है, यानी ध्वनि सुनकर वह जो है सुना है, तो वह जो है किस संवेदना देना? ध्वनि संवेदना के द्वारा जो है अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, या फिर 5 से 8 साल। तो इनके द्वारा जो है जीन पियाजे के द्वारा जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है वह जो है 2 से 7 साल, और जन्म से 2 साल जो होता है वह संवेदी गामक अवस्था होता है, जिसे संवेदिक पेशी अवस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 साल प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो बाल्यावस्था इसमें जो है भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध नहीं है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की, या फिर मास्लो। तो चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की हर बार ऑप्शन में देता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चॉम्स्की जो है यह भाषा विकास से संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे,
थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। तो थार्नडाइक ने जो है अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल के शीर्षक से सिद्ध किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष की एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, या फिर 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरोह अवस्था यह जो है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, यह जो है लगभग बाल्यावस्था से ऊपर और किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदनशील संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो ये तो पहला स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक दूसरा स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक यह तीसरा स्टेज है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, औपचारिक चौथा है। तो यहाँ पर जो है तृतीय पूछा गया है, जिसमें तृतीय हमारा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक ये दूसरा अवस्था होता है, तीसरा ये होता है। यहाँ पर हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, या फिर विषय वस्तु का स्वरूप। तो अगर बात करें विषय वस्तु के स्वरूप की, तो यह जो है यह अधिगम में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रेरणा, अधिगम की इच्छा भी होनी चाहिए और बच्चों में इसके प्रति रुचि भी होना आवश्यक है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो है सामाजिक मूल्य में सहायतापरक व्यवहार, यह जो है सामाजिक मूल्य है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्च अन्वेषण तथा साधन लक्ष्य साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, प्रकार, या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता, या फिर मानसिक वृत्ति। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण यह जो है स्वतः शोध से के उदाहरण हैं। यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस, या फिर एम.एल. बिग्गी ने। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर इस विकल्प का जो जाएगा वह चला जाएगा ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा दो यहाँ पे मतभेद है। एक तो है इसमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, और अगर बात करें एक ऑप्शन दिया भी गया है एम.एल. बिग्गी, यह ऑप्शन इसमें डी दिया गया है। अगर एबिंगहॉस भी दिया गया है सी, और एक और जो है इसमें हार्मैन। तो इसकी जो सबसे पहले व्याख्या किए थे सर्वप्रथम अधिगम वक्र की, उसमें किया था हरमन एबिंगहॉस के द्वारा की गई थी। परंतु प्रश्न में दिया गया जो यह प्रश्न है अधिगम वक्र से संबंधित कथन अर्थर विल्स द्वारा दिया गया है था। यह जो है किसके द्वारा दिया गया था? अर्थर। चलिए इसको हम आपको लिख के कंफर्म कर देते हैं, नाम याद रखेंगे। अर्थर विल्स के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो है 1934 में अधिगम वक्र संबंधी विवरण जो है दिए थे अर्थर विल्स। इन्होंने जो है सर्वप्रथम 1885 में अधिगम वक्र की यह जो परिभाषा दिए थे, इसको जो है व्याख्या किए थे। तो यह जो है यहाँ पर हम जो आंसर लगाएंगे एबिंगहॉस को लगाएंगे, क्योंकि अर्थर विल्स यहाँ पर दिया नहीं गया है। एम.एल. बिग्गी दिया गया है, एबिंगहॉस, स्किनर और रॉस, तो ये दोनों यहाँ पर नहीं होंगे। अगर बात करें एबिंगहॉस तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट में आपके हिसाब से क्या होगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसमें मतभेद थे। और यह जो है एबिंगहॉस यहाँ पर हम लोग लगाएंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों जो है थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है, जबकि साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम यह जो है प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। तो यह जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बल देता है वह व्यवहार पे, व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। यहाँ पर भी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है वह नैमित्तिक अनुबंधन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है या फिर अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है, सीखना या फिर अधिगम, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, यह जो है लर्निंग अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह जो है विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो अधिगम है यह जो है एक व्यापक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको जो है वुडवर्थ ने जो है इस पर एक परिभाषा भी दिया है, सीखना क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। तो साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपकी कोई राय हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।